हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेख को लेकर के। आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं इस बार, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो दोस्तों। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को हम लोग तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक शिलालेख जो कि पत्थरों के ऊपर लिखी गई लेख होती है। दूसरा स्तंभों के ऊपर लिखी गई लेख को स्तंभ लेख बोलते हैं। और तीसरा होता है गुहा लेख, जो कि आजीवक संप्रदाय को जो गुफाएं दिया गया था बराबर की पहाड़ियों में, वहां पे जो लेख लिखा गया था अशोक के द्वारा, उसे गुहा लेख कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में छोटी सी एक प्रश्न बनती है कि अशोक के स्तंभों को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये खोजा गया था 1750 ईस्वी में श्री पादरे टिप हैंतलर के द्वारा। दूसरा प्रश्न बनता है कि अशोक के स्तंभ अभिलेखों को या फिर इसके अशोक के जो शिलालेख थे उनको पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। प्रमुख जो शिलालेख हैं अशोक के, उसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो है आपकी अशोक के शिलालेख संख्या 1। अशोक के शिलालेख संख्या 1 जो है उसमें बताया गया पशु बलि और उत्साह समारोह पर निषेध। वैसे उत्साह समारोह जहाँ पे पशुओं को बलि दी जाती है उसको प्रतिबंध लगाने की चर्चा किया गया आपका। अशोक के जो दूसरे शिलालेख है दोस्तों, दूसरे शिलालेख की बात करें तो यहाँ पे कल्याण के बारे में बात किया गया है, यानी कि कल्याणकारी उपाय राजा के द्वारा प्रजा के लिए किया जाएगा, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, तालाब को खोदना, पौधे लगाना। ठीक है। इन सभी के अतिरिक्त दूसरे शिलालेख में ही चोल, पांड्य, केरल पुत्र यानी कि चेर और ताम्रपनी यानी कि श्रीलंका जैसे दक्षिण राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। जो तीसरे शिलालेख है उसमें ब्राह्मणों, श्रमणों व बड़े को सम्मान देने का बात किया गया है। ठीक है। चौथे शिलालेख में अहिंसा का उपदेश दिया गया है कि आप अहिंसा को अपनाएं, हिंसा ना करें किसी के साथ। और अशोक ने जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था उसके बाद उनका मन मस्तिष्क में परिवर्तन आया और भेरी घोष के जब उन्होंने धर्म घोष की नीति अपनाई थी, इसकी भी जानकारी हमें चौथे शिलालेख से मिलती है। पांचवें शिलालेख की बात करें तो यहाँ पे दासों के प्रति मानवीय व दयालु व्यवहार का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति और सम्राट के द्वारा अपने राज्याभिषेक के वर्षगांठ पे अच्छे व्यवहार के लिए जो कैदी हुआ करते थे उन्हें क्षमादान यानी कि स्वतंत्रता भी दी जाती थी कैदियों को। तो इसकी जानकारी हमें जो है पांचवें शिलालेख में मिलती है। जो छठा शिलालेख है उसमें कहा गया है, तो छठा शिलालेख में सार्वजनिक कल्याण के बारे में बताया गया है, यानी कि अशोक राजा जो है वो खुद कहते थे कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं और वो सार्वजनिक कल्याण के ऊपर जो है हमेशा ध्यान दिया करते थे। इसकी जानकारी जो है अशोक के शिलालेख संख्या 6 में मिलती है। अशोक के शिलालेख संख्या 7 में बताया गया कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आप सहिष्णु रहोगे। ठीक है। अगला है अशोक के शिलालेख संख्या 8। इसमें विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा पर बल दिया गया है। अशोक द्वारा कहा जाता है कि आप विहार यात्रा मत करो, आप धम्म यात्रा करो, लोगों को उपदेश दो। ठीक है कि अहिंसा आप अपनाओ, हिंसा किसी से ना करो, बलि प्रथा पे रोक करो, इन सारी चीजों को, यानी कि विहार यात्राओं के स्थान पर आप धम्म यात्रा करके इन सारे उपदेशों को लोगों के बीच में फैलाओ। ये सारी जानकारियां जो है वो 8वें शिलालेख में मिलती है। 9वां शिलालेख में लोगों को कहा जाता है कि आप जो है कर्मकांडों को, बलिदानों को बंद करो और धर्म के पालन पर विशेष ध्यान दो। ठीक है। 10वें शिलालेख में बताया गया कि अशोक ने धर्म को बुराइयों से मुक्त करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया था। ये सारी जानकारियों को परिभाषित किया जाता है 10वें शिलालेख में। जो 11वां शिलालेख है उसमें धर्म पर विस्तार रूप से चर्चा किया है। अशोक की धर्म नीति किस प्रकार की थी, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीजों की जानकारी हमें जो है वो अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। 12वां शिलालेख अशोक लोगों को सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने का आदेश दिया था, इसकी जानकारी मिलती है। इन सभी में सबसे प्रमुख शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न बन रही है इस बार। तो चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो प्रमुख शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण व लंबा लेख है ये, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके बाद जब वो विजय प्राप्त करते हैं इसकी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। साथ साथ दक्षिण राज्यों का भी हमें यहाँ पे उल्लेख मिलती है और 5 समकालीन शासकों का उल्लेख, जैसे कि एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, तुर्मै जो कि मिस्र का शासक था, अंतिकन या फिर एंटिकन जिसे एंटिगोनस भी कहा गया ये मैसेडोनिया का शासक था, सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहा गया है ये ग्रीस का शासक था, और मगास जो कि लीबिया का शासक था। इनकी जानकारी भी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है। अशोक के 14वां जो शिलालेख है उसमें बताया जाता है कि
ये अशोक जो है वो आदेश देते हैं कि जितने भी हमारे उपरोक्त शिलालेख है, यानी कि 1 से लेकर 13 तक, ये सारी जानकारियां जो है वो शिलालेखों यानी कि चट्टानों के ऊपर उकेरी जाए। ये जानकारी हमें 14वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है। अब शिलालेखों के ऊपर बात करें तो अशोक के कुछ बृहद शिलालेख हैं और कुछ आपका लघु शिलालेख। यहाँ से एग्जाम में यूजीसी नेट के जब हम एग्जाम देने गए थे, वहां पे प्रश्न बना था कि इनमें से कौन सा बृहद शिलालेख है। ठीक है। तो अशोक के बृहद शिलालेख में आपका शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा आता है। ठीक है। कलसी आपका जो है वो भी आता है। कलसी आपका जो है वो उत्तराखंड में है। गिरनार फिर आता है जूनागढ़ में है आपका। धौली और जौगढ़ ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है और 112 महाराष्ट्र में है। तो ये सारे आपके आते हैं बृहद शिलालेख के अंतर्गत। ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार दोबारा हम लोग रीड कर लेते हैं इसको एक बार। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली और जौगढ़, एरागुड़ी और सोपारा। ठीक है। जबकि लघु शिलालेख के अंतर्गत बात करें तो इसमें आपका रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, ये गुर्जरा दतिया में है, सासाराम बिहार में है, भाबरू जो कि बैराट कहा गया इसे राजस्थान के जयपुर में है, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिला में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में है, सिद्धपुर कर्नाटक में है, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुरनूल वाला और अहरौरा उत्तर प्रदेश में और नेतूर और उज्जोलन ये आपको कर्नाटक के बेलारी में है। ये सारे लघु शिलालेख हैं। अब बात करते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। तो सप्त स्तंभ लेख, इसमें 7 राजाज्ञाएं हैं, इसलिए इसे सप्त स्तंभ लेख कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सहारनपुर में था ये एक्चुअली, वहां से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है। एक है दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख। यदि दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेखों की बात करें तो इसे मेरठ से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है। लौरिया अर्राज ये बिहार के चंपारण में है और दूसरा है लौरिया नंदगढ़ ये भी बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा बिहार के चंपारण में है। प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख है वो अशोक का, उसको कौशाम्बी से अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था, जिसे भी प्रयागराज कहते हैं। ठीक है। इसी में से स्तंभ लेखों में कुछ लघु स्तंभ लेख हैं, जैसे कि सांची ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है, सारनाथ जो कि वाराणसी में है और यहीं से भारत का राज चिन्ह लिया गया है। ठीक है। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है ये। रुमिंदई नेपाल के तराई इलाके में है। निगली सागर ये नेपाल के तराई के इलाका में है। ठीक है। गुहा लेख क्या होती है, तो बराबर नामक पहाड़ियों की 3 गुफाओं को जो दीवार थे उन दीवारों के ऊपर अशोक के द्वारा अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। ठीक है। जिसे हम लोग गुहा लेख कहते हैं। ये सभी प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। इस पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिया गया था। ठीक है। अब देखो यार, एक और प्रश्न बनती है हमारे पास बार बार कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि थे में। ठीक है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में था और एक अभिलेख तक्षशिला में पाया गया वो अरमैक लिपि में था। एक भग्न अभिलेख जो कि कन्हार के पास सैरिकपुना से लिख दिया गया था वो अरमाइक व यूनानी लिपियों में पाया गया, यानी कि ये द्विभाषीय लिपि थी। ठीक है। एक पाया गया काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालबाद में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।